आप लोगों को ज़हमत देने की वजह थी कि आजकल चूँकि वोट को इज़्ज़त दो नारा का एक बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कुछ चीज़ों के ऊपर जो काम हो रहा था उसमें से चूँकि मेरा तो मामला ज़्यादातर करप्शन और इस तरह की चीज़ों से है, तो इसी चीज़ को लेके एक मैं आपके सामने कुछ रेवलेशंस लेके आया हूँ कि हल्का 120 NA 120 उसका जो बाय इलेक्शन था उसमें क्या मुगल खिलाए गए थे। जुलाई 2018 आई थिंक गालबन 28 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ साहब को ताउम्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दिया। 17 को, और ये एक सर्टिफाइड झूठे करार पाए फ्रॉम द हाईएस्ट एपेलेट फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लार्जर बेंच की तरफ से। उसके बाद NA 120 का बाय इलेक्शन कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उसका नोटिफिकेशन इलेक्शन के लिए जारी होता है, और जब भी किसी जगह बाय इलेक्शन होना होता है तो सबसे पहले वहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रोक दी जाती है ताकि किसी किस्म की कोई धांधली ना हो सके। तो उसमें सबसे पहले 1 अगस्त 2017 को ये इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कोड ऑफ कंडक्ट का, जो अभी भी जारी होता है तमाम बाई इलेक्शंस के अंदर। जैसे आप समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे भी कोई हुकूमती नुमाइंदीन नहीं जा सकते, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के हों, कोई वहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता उस इलेक्शन के मुहिम के दौरान। यही नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2017 को जारी होता। लेकिन पस पर्दा क्या होता है कि छांगा मांगा की सियासत की तरबियत याफ्ता फैमिली की जो नई रुकन थी मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी ड्यूटी लगती है कि उन्होंने ये इलेक्शन रिग करना है। उस इलेक्शन को रिग करने के लिए, क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में इन्होंने अपना माल खर्च नहीं किया, जो माल खर्च किया जाता है वो हमेशा सरकार का टैक्स पेयर का पैसा होता है। तो उसी छांगा मांगा की सियासत से तरबियत याफ्ता मरीम सफदर साहिबा ने, और उस वक़्त की जो हुकूमती मशीनरी थी जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि किस तरह से ये इलेक्शन चोरी किया जाए NA 120 का। उस सिलसिले में जिस महकमे का इंतखाब किया गया पंजाब में लाहौर में, उस महकमे का नाम है टीपा। टीपा जो है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एजेंसी है। आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे कि उसका काम ट्रैफिक के निज़ाम को मौसर बनाना, उसके अंदर तज़ीन व आज़ाइश है, सिग्नल्स हैं, रोडों की मरम्मत हो सकती है, ये उसका काम है टीपा का मेनली। लेकिन टीपा की एजेंसी का इंतखाब किया गया उस वक़्त DC लाहौर और कमिश्नर लाहौर का ऑफिस इस्तेमाल करते हुए NA 120 के अंदर 2.5 अरब के लगभग, 2.5 अरब रुपए के लगभग पैसा डोल आउट किया गया, फेंका गया, खर्च किया गया डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम के ऊपर। अब एक तो ये सरासर इलेक्शन के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून के तहत, उसके खिलाफ वर्जी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मंसूबा बनाया गया कि उस वक़्त तमाम काम ग्राउंड पे किया गया, पैसा खर्च किया गया, गली मोहल्लों में खर्च किया गया, डिस्पेंसरियों पे खर्च किया गया, कैश डोल आउट्स भी किए गए, और उसके लिए इस्तेमाल किया गया इस इदारे टीपा को। अब इसमें जो बड़ी एक अहम चीज़ है जो समझने की है कि ये 2.5 अरब रुपया खर्च कैसे किया गया। क्योंकि देखिए कानून में किताब के ऊपर, कागज़ के ऊपर तो ये पैसा खर्च नहीं हो सकता, ना ही कोई टेंडर हो सकता है, ना ही कोई आप इश्तिहार दे सकते हैं, ना ही आप किसी ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दे सकते हैं। तो मिली भगत से ये काम किया गया। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब में NFC अवार्ड के बाद तो सूबे ज़्यादा अमीर हैं, सूबों के पास अपना ज़्यादा पैसा है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मुख्तस किया गया। प्राइम मिनिस्टर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक प्रोजेक्ट था, बड़े माहिर फवाद हसन फवाद मौजूद थे, उन्होंने उसका पैसा एयर मार्क किया। पहले 505 मिलियन और फिर 2000 मिलियन, यानी कि वो 2.5 अरब रुपया मुख्तस किया गया इन स्कीमों के लिए।
ऑन ग्राउंड सारा काम और पैसे की तरसील अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में की गई, जबकि टेंडर वर्क ऑर्डर वो जनवरी 2018 में किए गए। क्योंकि इलेक्शन रिग करना था और पकड़े भी नहीं जाना, इस चीज़ के तो बड़े माहिर हैं, तो ग्राउंड के ऊपर काम पहले शुरू कर दिया गया और पैसे उसके और टेंडर और वर्क ऑर्डर बाद में दिया गया। वो एक पूरी लंबी तफसील है कि वो ऑन ग्राउंड वर्क ऑर्डर, उसके बाद किस तरह से कागजात फंच किए गए, वो तमाम सबूत इस वक्त हमारे सामने मौजूद आ चुके हैं। पहले तो ये एविडेंस मिला कि ये ग्राउंड पे काम जो हुआ ये टीपा के थ्रू कराया गया, जो कि एक और वायलेशन थी। जो पैसे डाले गए ग्राउंड के ऊपर, अब ग्राउंड पे कितना काम हुआ नहीं हुआ ये एक अलग बहस है, लेकिन पैसा राउट किया गया थ्रू टीपा। जब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पता चला, जो कि सबसे शॉकिंग चीज़ है, कि काम हुआ पहले, टेंडर होता है बाद में, वर्क ऑर्डर इशू होता है बाद में, पैसे दिए जाते हैं बाद में, लेकिन ऑन ग्राउंड थर्ड पार्टी से पहले ग्राउंड पे काम करा लिया गया। इसके लिए जब ये इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब ने शुरू की तो उन्हें जो सबूत मिले, तो पहली तो चीज़ है कि नेस्पाक के इंजीनियर्स, उसमें से एक इंजीनियर अभी नैब की कस्टडी में भी हैं, जो नेस्पाक के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि हमने ये काम सारा उन इलेक्शन के दिनों में किया है, जो कि क्लियर वायलेशन है आपके इलेक्शन के कवानीन की। अब उसमें से मैं आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करता हूँ। एक, हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जिस स्टेटमेंट के अंदर एक बड़ी चीज़ वाज़ह तौर पे लिख दी गई। ये एतराफ़ी बयान है। एतराफ़ी बयान में जो नेस्पाक का इंजीनियर्स हैं, सब इंजीनियर है, डिप्टी डायरेक्टर हैं, अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हल्का एक NA 120 में इलेक्शन के दौरान मैडम मरीम नवाज़ साहिबा ने वफाकी गवर्नमेंट से फ़ंड अरेंज करते हुए फ़ंड अरेंज किए और बाद हज़ार जाती उम्रा में DG LDA चीफ इंजीनियर टीपा के साथ इन फंड्स की यूटिलाइजेशन का तरीक़ाकार वज़ा किया। तो सवाल पैदा होता है, मरीम साहिबा का क्या ऑफिशियल डेजिग्नेशन था? वो किस पैराए में, एक तो आप वायलेशन तो कर ही रहे हैं, आप किस पैराए में आप बैठे हुए हैं, सरकारी अफसरान को जाती उम्रा बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि आपने कैसे फ़ंड्स खर्च करने हैं। और उसके बाद हमें डायरेक्ट किया गया कि माजिद ज़हूर MPA PP 140 और बिलाल यासीन MPA PP 139 इनके साथ रब्ता करके तमाम डेवलपमेंट का काम आप प्रपोज़ करेंगे और उसको इलेक्शन के दिनों में ही कंप्लीट करेंगे। ये स्टेटमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं। इसके बाद ये भी बताया गया कि माजिद ज़हूर के जो दफ्तर है MPA का सफ़ा वाला चौक में और बिलाल यासीन का दफ्तर मोनी रोड, ये गढ़ बन जाता है, वहाँ बैठ के पूरा इलेक्शन रिग किया जाता है और वहाँ से ही तमाम चीज़ें जिसको ये डायरेक्ट करते हैं वो पैसा, वो चीज़ें वहाँ से डोल आउट की जाती हैं। अच्छा, सिर्फ ये इतराफ़ी बयान तो आप कहेंगे, क्योंकि मैं वकील हूँ तो मैं कहूँगा जी इतराफ़ी बयान काफ़ी नहीं होता। इसके बाद कि ऑन ग्राउंड ये काम पहले किया गया, इसका पूरा फोरेंसिक एविडेंस भी एंटी करप्शन ने हासिल कर लिया है। फोरेंसिक एविडेंस इन्हीं के तमाम टेलीफोन्स, उस वक़्त की जियो लोकेशंस, वो चीज़ें, तस्वीर क्योंकि भेजी जा रही थी, व्हाट्सएप के ऊपर सारा काम किया जा रहा था, वो सारा भी इस वक्त सबूत हमारे पास आ चुका है। ये वो बड़ी सिंपल सी दास्तान है कि किस तरह से छांगा मांगा की सियासत से शुरू होते हुए इलेक्शंस को रिग किया गया। आज भी जब बात करते हैं कि जी आप इलेक्शंस की हमारी हैं, आज तक हमें नहीं बता सके कि कौन से इलेक्शन के हलके आपने खोलने हैं। हमारी डिमांड तो बड़ी स्पेसिफिक थी 4 हलकों की, आपकी आज तक कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है। आज भी इलेक्शन कमीशन में उठा के देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन पटिशन ज़्यादा हैं बनिस्बत नून लीग से, और आपका अपना किरदार ये है कि ये एक सबूत है, एक हलके का बाय इलेक्शन आप इतने डरे हुए थे कि आपकी हुकूमत होने के बावजूद आपने बाय इलेक्शन भारी पैसा सरकारी टैक्स पेयर का खर्च करके, ये भी नहीं किया कि अपना लूटा हुआ माल ही खर्च कर दे, टैक्स पेयर का उधर भी नया लूटा, वो पैसा आपने खर्च किया। अब इसमें 2 चीज़ें हम कर रहे हैं, एक तो ये चूँकि इस केस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसको हम एंटी करप्शन से नैब को भिजवा रहे हैं,
और दूसरा हम इसका एक रेफरेंस भी भेज रहे हैं सरकार की तरफ से टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि चलें वो इलेक्शन का टाइम तो गुजर गया, लेकिन ये लाजमी इसको रिकॉर्ड होना ज़रूरी है कि किस तरह से इलेक्शन चोरी किया गया और क्या ज़्यादती की गई। अब इसके ऊपर मज़ीद आपसे डॉक्टर साहिबा बात करेंगी, क्योंकि वो इनका हल्का। आप सारे लोग जो हैं इस बात के शायद गवाह हैं कि जब 2017 का इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन के दौरानिया में भी मैंने 32 पटिशन्स जो थी वो जमा कराई थी। और अगर आपको याद हो तो टीपा के दरवाजे के बाहर प्रोटेस्ट करके और इनको कहा था कि ये जो 2 अरब रुपए आए हैं आपके पास ग्रांट के, ये किस तरह खर्च हुए हैं, हमें उसका हिसाब दें। ये आज नहीं बात हो रही, मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि शुक्र है खुदा का कि जो मेरे क्लेम्स थे उस वक़्त कि ये सारी इलेक्शन रिग हो रही है और हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जब इनकी हुकूमत थी उस दौरानिया में मैंने इलेक्शन कमीशन के पास, मेरा ख्याल है शायद हिस्ट्री में इतने ज़्यादा पिटिशन्स किसी ने जमा नहीं करवाए जितने मैंने कराए, एविडेंस के साथ हमने जमा करवाए, दिखाया कि किस तरह काम हो रहा है इलेक्शन के दौरानिया में। और आप लोगों ने भी, सब ने, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, आप लोगों ने भी बाकायदा वो दिखाए। आप लोग अपनी, इफ़ यू गो बैक 3 years फ्रॉम टुडे, तो आप देखेंगे कि आपके अपने पास भी वो सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी जहां हमने इंडिकेट किया कि डेवलपमेंट हो रही है और ये ड्यूरिंग इलेक्शन करवा रहे हैं, और उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं किसी तरीके से। हम फिर टीपा के पास जब गए और मैंने उनसे कहा कि आप हमें ये 2 अरब रुपए का हिसाब दें, यू ओ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अस, क्योंकि ये हल्का 120 उस अब जो हल्का 125 है उसमें लगाया गया, हमें आप बताइए कहाँ खर्च किया आपने ये पैसे। किसी किस्म का कोई हिसाब किताब टीपा के पास नहीं था। और आप लोगों के सामने मैं 2 दफ़ा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आई केम एंड डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वाइस ऑन दिस। हमने बल्कि घेराव किया था टीपा के दफ्तर का सिर्फ ये हिसाब लेने के लिए। जब उन्होंने हमें हिसाब नहीं दिया और हमने पिटिशन जमा करवाई, उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए। वी वेंट इनटू द हाई कोर्ट टेलिंग देम कि इन लोगों ने हर किस्म की इलेक्शन के अंदर धांधली की है, इन्होंने हर किस्म का लॉ तोड़ा है, हमने पिटिशन्स जमा करवाई हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें, क्योंकि नेचुरली इलेक्शन का फिर दूसरा समय शुरू हो गया था, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो शहजाद साहब आज कह रहे हैं, शुक्र है कि जो मैं क्लेम करती थी उस वक़्त आज वो सच साबित हो रहा है। हमारी तो उस वक़्त कोई बात ही कोई नहीं सुनता था, जब मैं बार बार शोर मचाती थी कि ये सारा इलेक्शन रिग्ड है, क्योंकि मैंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा था। और आप लोग सारे जो हैं इस बात के गवाह हैं कि मैंने बारहा दफ़ा इस पे कहा था इन 2 अरब रुपयों के ऊपर, एक दफ़ा नहीं, इससे ऊपर कम से कम मेरी 100 स्टेटमेंट्स हैं कि इन्होंने 2 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने भेज के, जिस तरह मैंने कहा, इसके अलावा 55, मैं तो उस 2 अरब को रो रही थी, ये तो आज पता चला कि 2 की जगह 2.5 अरब रुपए है। यानी ये सिर्फ एक हल्के के ऊपर। और मैं आपको बताती हूँ, ये स्टैंडिंग लोग बात क्या करते थे कि वहाँ के काउंसलर कहता था कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हम सड़कें 3 दफ़ा तोड़ के दोबारा बना सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये क्यों उनको दिए गए थे? इट वॉज बिल्कुल, इससे बड़ी धांधली नहीं और हो सकती। मुझे अफसोस होता है कि इस वक्त मरियम बीबी जो है वोट की इज़्ज़त को निकली हैं, तो उस वक्त वोट की कोई इज़्ज़त को क्या हुआ था? उस वक्त वोट को इज़्ज़त नहीं देनी चाहिए थी। मैं तो, आपको पता है, एक मिडिल क्लास बंदा थी, एक इलेक्शन लड़ रही थी, गली गली फिर के वोट मांग रही थी, और एक इतनी बड़ी हुकूमत की मशीनरी को फेस कर रही थी, और आपके सामने बार बार ये बात ला रहे थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मैं तो सुरखरू हो गई हूँ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फेडरल गवर्नमेंट की कि कम से कम इन्हें इन्वेस्टिगेट करके जो बातें हमने कही थी वो सब सही निकली हैं। बहुत शुक्रिया जी। बारी बारी करें, आप पहले करें फिर आप। ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने, जो मीडिया के जरिए न्यूज़ आ रही है, प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अपोजिशन एहतजाज जलसे आईनी आके वो कर दे, लेकिन इस वक्त आप मशीनें दाखिला भी हैं, इस वक्त जिस किस्म की अपोजिशन क्लेम कर रही है कि रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, कंटेनर लगाए जा रहे हैं, गुजरावाला में रेड्स हो रही है, ये मामला कौन कर रहा है? अगर प्राइम मिनिस्टर उन्हें क्लियरेंस दे रहे हैं कि आप जाके करें जलसा। नहीं, लेकिन 2 चीज़ें हैं। पहले क्लियर कर लें कि जो आज जो कोरोना एडवाइजरी बोर्ड ने एक सजेशन दी है
कि पंजाब में दफ़ा 144 लगाई जाए, उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होंगे? यकीनन कोरोना को तो रोकने के लिए है, लेकिन उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी तो अपोजिशन के लिए जरूरी है। मैं इस पे करता हूँ, फिर डॉक्टर साहब अभी इसमें कुछ ऐड कर देंगे क्योंकि इनका सब्जेक्ट है। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो बड़ी वाज़ेह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। पहली बात, मैं एक कमेंट अपना भी कर दूं कि आपने इसका मतलब है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ज़्यादा तो सवाल आपका वो था। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इसके ऊपर क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी तो बड़ी सिंपल सी है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो एक सियासी स्ट्रगल करके 22-24 साल एक पार्टी के अंदर स्ट्रगल करके, जुलूस करके, जलसे करके वो इक़्तिदार में आए हैं। तो उनके होते हुए तो किसी भी लीगल लेजिटिमेट पॉलिटिकल गैदरिंग के ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता कोई चीज़ हो, और ये हो भी नहीं रही है ऑन ग्राउंड के ऊपर। अब वैसे ही मैं खुद जाके कहना शुरू कर दूं कि मार दिया तो ये तो कोई और बात है। आप पूरा एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, जिस तरह से होता है आपका ये। देखें, डेवोल्यूशन की बात होती है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने आपको इजाज़त देनी है, उन्होंने ये SOPs तय करने हैं, उनका इख्तियार है, उन्हीं के साथ आपकी है। इसमें ये कोई वो वाला दौर नहीं है कि तमाम काम फवाद हसन फवाद या वहाँ से ऊपर बैठ के शायद खाकान अब्बासी कि N 120 का इलेक्शन रिग कैसे करना है, पैसे कैसे आएंगे, ये नहीं है। रेवोल्यूशन है, जलसे की इजाज़त वहाँ से होगी। शहर के अंदर भी जो रूट्स बनाए जाने हैं वो ज़िला इंतज़ामिया है, जहाँ जहाँ आपने जाना है। फेडरल गवर्नमेंट का सिर्फ एक कंसर्न है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, और ये मैं बात कर रहा हूँ अपने NCC के ऊपर। 2 दिन पहले NCC का हुआ, जिसमें चारों सूबे हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। कोविड का फिर से अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। आप जानते हैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान कल पॉजिटिव हो गए। आज सुबह मैं देख रहा था कि साहिवाल में एक अस्पताल में 5 डॉक्टर्स उनका पॉजिटिव रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह से हमारे इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मैं कल आया था तो मुझे पता चला हमारे 2-3 सेक्रेटरीज़ हैं, चेयरमैन PND हैं, वो पॉजिटिव हैं। ट्रेंड बढ़ रहा है। हम मैं समझता हूँ हमारी जॉइंट एफर्ट की वजह से हमने इसको बड़ा कर्टेल करके रखा है। तो किसी भी किस्म की एक्साइटमेंट में आप ज़रूर पॉलिटिकल गैदरिंग करें, लेकिन कोई SOPs जो भी चीज़ें हैं, बाकी जो आज वो, क्योंकि हमने फैसला NCC ने इस पे हतमी फैसला सूबों पे छोड़ा है। हर सूबा अपनी ग्राउंड रियलिटीज़, ट्रेंड्स, साइंटिफिक डेटा को देखते हुए फैसला करे कि उसने क्या SOPs बनाने हैं। 144 तो एक वो एक्सट्रीम है, वो भी अगर सूबा करना चाहे अपने ट्रेंड्स देख के इलाके। मैं आपको इस्लामाबाद का बता सकता हूँ। इस्लामाबाद में इस वक्त 4-5 जगह ऐसी हैं जो कि स्मार्ट लॉकडाउन में हैं। G10 का सेक्टर है, I9 का सेक्टर है, उसके जो भी एरिया हमें इन्फेक्टेड मिलता है हम उसको पूरा लॉकडाउन कर देते हैं। वहाँ पे फिर आमदोरफ्त का सिलसिला भी बंद हो जाता है। तो अब ये ट्रेंड के ऊपर होगा, वो होगा, ये इस पर तो डॉक्टर साहब बता देते हैं। एक मिनट पहले तो सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने बात कही है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या कोई रुकावट की जा रही? कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल कोई किसी को रोका नहीं जा रहा। मैंने आपसे पहले भी कहा है और मेरा ख्याल है हर प्रोग्राम में भी कहती हूँ कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये किसी को मैं को छुपा के कहीं और से कहीं नंबर तो नहीं लेके आ रही ना, ये नंबर वो हैं जो रोज़मर्रा के टेस्ट होते हैं। आपसे अगर आप लोगों को आज से 5 महीने पहले याद हो तो मैंने आपको कहा था GT बेल्ट, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, अपना उधर ये क्या कहते हैं जेलम और रावलपिंडी, एग्जैक्टली वही वाले में अभी भी नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। मरीज़ों की तादाद बढ़ गई है। सिर्फ गुजरांवाले के अंदर हमने 8 स्कूल बंद कर दिए इस वजह से कि वहाँ बच्चों के अंदर कोरोना नज़र आए। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस वबा में से और जिस तकलीफ़ से हम गुज़र चुके हैं, क्या हमें SOPs का नहीं हदायत देनी चाहिए? हमने नए SOPs बनाए हैं, आज हमने कोरोना कमेटी में पेश किए हैं। मैंने आज अभी लॉ मिनिस्टर साहब से कहा है कि आप मेहरबानी करके अपोजिशन के जो बंदे हैं उनको बुला के उनके साथ इन SOPs पे डिस्कशन कर लें, उनसे नेगोशिएट करके कहें कि मेहरबानी करके आप ये SOPs फॉलो करें। मेरा ख्याल है इसमें तो कोई मेरे ख्याल है गलत काम हम नहीं कर रहे हैं, SOPs फॉलो करने के लिए कह रहे हैं ना। सिर्फ 4 दिन पहले PDM का जलसा अनाउंस होने के बाद PGI ने 9 से 12,000 आदमियों से हल्फ लिया पिंडी के बाद, ठीक है, वहाँ पे कोरोना SOPs अप्लाई नहीं हुआ। वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स से हफ्ते के रोज़ खिताब करने जा रहे हैं और वो भी एक बड़ी जो है गैदरिंग में आएगा। इस तरह जो हुकूमती गैदरिंग्स है उन पे आखिर कोरोना SOPs का इतलाक क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ FIRs कट चुकी हैं, हुकूमती किसी आदमी के खिलाफ अभी तक FIR क्यों नहीं कटी? अब मैं आपको बता दूं 4 रिस्क फैक्टर्स के हैं। सबसे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं अगर कोई बिल्कुल अनकंट्रोल गैदरिंग्स जो होती हैं
जैसे कॉन्ग्रीगेशंस होती हैं, जैसे जलसा जुलूस है, दीज आर अनकंट्रोल्ड गैदरिंग्स, इनको हम सबसे हाई रिस्क फैक्टर में लेके आते हैं। जो आपका मीडियम रिस्क फैक्टर है वो है कंट्रोल्ड गैदरिंग्स। कंट्रोल्ड गैदरिंग है, आप कन्वेंशन हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, आपने स्पेसिंग कर लिया, आपने इंश्योर किया लोग मास्क पहन के अंदर आएँ एंड यू आर वांटिंग के। और एक जो लो रिस्क है वो है जैसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम्स हैं हमारे बच्चों के, स्कूलों के, ये बाकायदा हाई रिस्क मीडियम, आज हम आपको वो सारे SOPs भेज देंगे। जो आपने सवाल दिया है ये बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि हमने क्यों नहीं रोका, तो मैं आपको बात बता रही हूँ कि मेरी ऑलरेडी उस दिन भी सैफुल्लाह न्याजी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आइंदा इस तरह की आप कोई गैदरिंग ना करें। वजह यह है कि हालात ख़राब हो रहे हैं, और यही रिक्वेस्ट जो हम अपोजिशन को भी कर रहे हैं कि आप करें ज़रूर। अगर आप करना चाहते हैं जलसा जुलूस, आप मेहरबानी करके आप SOPs फॉलो करें, मास्क पहन लें, हर बंदा मास्क पहन के तो रखे ना कम से कम। सर वन बाय वन मैं सुन नहीं सकता ना। शहजाद साहब, ऑपोजिशन कहती है कि महंगाई कहती है कि मैंने जाना नहीं, और वजीर आजम कहते हैं कि आपने घबराना नहीं। वो कहते हैं कि जितने 2.5 साल जो लगाया गया है कि महंगाई है या पिछली हुकूमत करप्शन है, करप्ट है, अगर इतना जोर जो है कारकर्दगी पे लगा लिया जाता तो महंगाई का चार्ट नीचे आता। आप क्या समझते हैं, सिर्फ वही करप्ट थे, उनकी ही करप्शन है, या मौजूदा हुकूमत की भी कोई नाअहली है महंगाई कम ना होने में? लेकिन 2-3 चीज़ें आपने सवाल में इकट्ठी कर दी हैं। पहली तो बात है कि आप वो एक सवाल वो कर रहे हैं जिसका डायरेक्टली मुझसे कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं चूँकि अब आपकी जो सवाल है कि एकेडमिक सवाल बन चुका है तो मैं उस एकेडमिक सवाल का एकेडमिक जवाब भी दे देता हूँ। देखिए, 2 चीज़ें हैं। ट्रेंड्स को आपको देखना पड़ेगा कि अपवर्ड ट्रेंड्स अगर किसी इन्फ्लेशन में जा रहे हैं तो इस वक्त रीजनल सिनारियो क्या है। मेरी अपोजिशन के बहुत बड़े जो दानिश्वर लोग हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि जब ये फरमाते हैं तो साथ थोड़ा सा रीजनल ट्रेंड भी स्टडी कर लिया करें। इसके साथ जो दीगर फैक्टर्स हैं जिनको नेवरदलेस हमें कम्बैट करना है उनको भी कम्बैट किया जा रहा है। कोविड के जहां आपके हेल्थ के ऊपर इश्यूज़ हैं वहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर इश्यूज़ हैं। पूरी दुनिया ये सराह रही है कि हमसे बहुत बुरे हाल में इकनॉमिकली भी बहुत सारे ममालिक हैं। हम बड़ी हद तक अपने छोटे से वसाइल के साथ इन चीज़ों को कर्टेल कर पाए हैं। जहाँ तक आपका जो गिला है कि क्या हम सिर्फ अपोजिशन की करप्शन की बात करते हैं, नहीं। मुझे बताइए कि जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इससे पहले जिस तरह की चीज़ें की गई, कमीशंस बनाए गए, लोगों को चार्ज किया गया, अपने दौर में अपने ही वुज़रा जो हैं हमारे, उनके ऊपर जब कोई केस आता है नैब के अंदर वो पेश भी होते हैं, पकड़े भी जाते हैं, अरेस्ट भी होते हैं, सब पूरा प्रोसेस होता है। ये पहले कहीं मिसाल नहीं मिलती। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल का एहतसाब उसी का होगा जो हुकूमत में रहा होगा। तो जो लोग हुकूमत में रहे हैं जब उनसे सवाल किया जाता है तो उन्हें ऑफ कोर्स डिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है। सर, आप सवाल करें। साहब ये बताइएगा कि मरीम नवाज साहिबा कह रही है कि जनवरी से पहले हुकूमत जो है जा रही है, और आप बाकी क्या खौफजदा हैं इनकी ओपोजिशन के जलसे जुलूसों से, इसी वजह से जो है छापे और गवर्नर मीटिंग्स में सब कुछ हो। मेरा तो इस पे एक ही कमेंट है, छापों का तो मुझे पता नहीं कौन से छापे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि, मुझे तो लगता है जनवरी से पहले कहीं मरियम ही नवाज जी के पास चली जाए। सर ये बताइएगा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में कोई आप नैब के ऑफिस बेस बदल के अच्छा बोला या आपने कोई मुलाकात की क्योंकि आपने इंतजाम या बेस बदल चेहरा बोला? अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई। वो जो मेरी बहन है छोटी वाली मरियम, अच्छा ये जो ट्रेंड है ना, ये बड़ा गौर से सुनिएगा, ये पूरी पार्टी में सराहियत कर चुका है। मरियम औरंगज़ेब साहब फरमाती हैं कि मैं भेस बदल के नैब जाता हूँ। शहबाज शरीफ में कल देख रहा था, वही कोई ज़राए से खबर आई हुई थी कि उनको ये शक है कि जो नैब के बाथरूमों में नल लगे हुए हैं उसके अंदर कैमरा है। मुझे ये भी पता चला है कि उन्होंने कहीं कहा ये जो ऊपर ये पंखे वाली तार लगी होती है इसके अंदर भी कैमरा है, वो भी उन्होंने तोड़ के तोड़वाई दिखी है। तो अब अगर मसला ये है कि ये सारी चीज़ें उनके असाब पे सवार हो चुकी हैं, यार आप मुझे देख लें, मेरा भेस बदला जा सकता है। ये तो चलो स्मार्ट आदमी है, इसका तो भेस बदला जा सकता है। मैं भेस बदल के नैब चला जाता हूँ। आज के इस हाईटेक दौर में मैंने वहाँ जाके कुछ करना है, इंटरफेरेंस अगर मैंने करनी है तो कोई इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो सकती। ये देखें, मैं उनसे कल जब मैंने सुनी तो मेरी पहले तो मैं हंसा, उसके बाद मैंने ट्वीट करके सारी बातें एक ही चीज़ उनसे पूछा, और मैं कहा जी सारी बातें छोड़ें, मुझे सिर्फ ये बता दें मंजूर पापड़ वाला, वो रेडी वाला, ये जो दूसरे लोग थे, ये क्या रिश्तेदारी थी शहबाज शरीफ से। सिर्फ मंजूर पापड़ वाले ने कुछ $2 मिलियन से ज़्यादा पैसे इसको भेजे, पिंड दादल खान का रहने वाला आदमी है।
आपको इस चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। आप ये कहते हैं कि जी मैं बेस बदल के चला जाता हूँ, यार खुदा का खौफ। सर ये उनका पहले ले लीजिए सर ये एक वन बाय वन ले रहे हैं, इधर ही हम। अच्छा सर, ये जो अपोजिशन का नारा है कि नया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होता है, आज जो आप इल्ज़ाम लेके आए हैं एमडी 120 का और टीपा का, उसमें आपने खास जिक्र किया, टीपा के चीफ इंजीनियर मजहर हुसैन नैब में गिरफ्तार है, तो क्या ये तासुर नहीं उभर रहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ये सारा केस सामने आया है और अब आप उसको पॉलिटिकल? मैं ये बड़ा नहीं मैं आपको बड़ा अच्छा सवाल, इसका बड़ा अच्छा सवाल है, मैं उसका आपको जवाब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ है कि जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने कहा कि ये को आज पहली दफ़ा तो नहीं कहा गया कि ये हो रहा है, ये तो एज अ ऑर्डिनरी सिटीज़न जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी इन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट कर रही थी कि ये हो रहा है, टीपा इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह से इलेक्शन में धांधली हो रही है। अब जब इदारों ने काम करना शुरू किया तो मैंने जो आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं, ये एंटी करप्शन ने इन्वेस्टिगेशन की है। साथ मैंने ये भी कहा है कि एक इन्हीं के टीपा की चीज़ों को लेके नैब में जो मज़हर की अरेस्ट है वो किसी और केस के सिलसिले में है। दोनों का लिंक ज़रूर है कि वो भी उस इदारे में था शख्स, लेकिन इसके अलावा बाकी किरदार जो हैं वो नैब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। हम ये कह रहे हैं, हम ये केस नैब को भिजवा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें वॉल्यूम ऑफ मनी ज़्यादा है और लोग इसमें जो ऑफिस होल्डर हैं शायद उस वक्त जिन्होंने ये सस्टेनेबल गोल के लिए पैसे दिए थे वफाक से, वो भी आ जाएं जो कि एंटी करप्शन की जुरिस्डिक्शन से बाहर होंगे, इसलिए उनको भी उनकी जुरिस्डिक्शन नैब की बनेगी, तो ये केस हम नैब को भेजेंगे। सर एक सब मेरी बात सुन सर, एक मेरी पहले बात सुन लें, आप वन बाय वन कर लें, सबके सवालों का जवाब दें। ये बताइएगा, आप 2.5 साल से इंतजाम बहुत सारी कुछ सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बात कर रहे हैं, सैकड़ों की आपने सर नहीं होगी ना, इत्तेसाब के हवाले से आप एक्टिव हैं। अभी रिसेंटली एक बड़ा स्कैंडल आया है आसम बाजवा का, और उनके ऊपर भी बोल रहे हैं, उनकी बैड प्रॉपर्टी भी सामने आई है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक इस्तीफा भी दे दिया है, दूसरा बड़ी पोस्ट पर भी बैठे हुए हैं। आपका एहतसाब सिर्फ अपोजिशन तक मौजूद है या आसम बाजवा साहब से पूछा गया है कि आपने ये कहाँ से पैसे कमाए और ये इसके ऊपर कोई इंक्वायरी कोई कमेटी? देखिए जितने भी केसेस हैं, चाहे वो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए किसी शख्स के हों या किसी के बाहर हों, उसके लिए दो चीज़ें मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। आप पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस कानून के दायरे में आते हैं, किस इदारे की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। सेकेंडली चीज़ ये है कि मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ आसिम बाजवा साहब के ऊपर कि एक अखबार के अंदर एक स्टोरी छपती है, उस स्टोरी के अंदर क्या कंटेंट है, उस स्टोरी के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं मुझे ये बता दिया जाए कि वो उसमें क्या वायलेशन एलेज की गई है और किस इदारे की जुरिस्डिक्शन बनती है। दूसरी उसमें अहम चीज़ ये है कि उस स्टोरी में जो चीज़ें हैं उसको corroborate करने के लिए किसी जुरिस्डिक्शन के पास ही मामला जाएगा ना। देखिए मेरा काम है इदारों को वो तक़वियत पहुँचाना कि वो आज़ादी से काम कर सकें, काम सारे इदारों ने करना है। आप लोग जो बड़ा सवाल करते हैं, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, आप सुबह इन चीज़ों को लेके आप आ जाइए। आपको अगर लगता है कि हुकूमत इसके ऊपर काम नहीं कर रही, हम पनामा में गए थे, मरीम नवाज साहब आ जाएँ, पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट चली जाएँ, हाई कोर्ट चली जाएँ। अगर उनके एलिगेशन के अंदर कोई जान है तो ज़रूर, सिर्फ एक मतलब अखबार की स्टोरी के ऊपर आप कहते हैं पूरा केस शुरू हो जाए वो। एक सेकंड, एक मिनट, मैं ज़रा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, आपको याद है कि पनामा लीक्स, एक मिनट सुने, पनामा लीक्स अखबार की स्टोरी थी ना, हम इलेक्शन कमीशन में गए, सबसे पहले केस मैंने दर्ज किया, आपको याद है ना वो बात। और मेरे साथ उस वक़्त लतीफ़ खोसा साहब ने पीपल पार्टी की तरफ से किया था, शेख रशीद साहब ने भी किया था, और ये सारे हम लोग 6 महीने आपके सामने 6 दफ़ा हमने वहाँ हाज़िरी दी थी, और ये बात हम इलेक्शन कमीशन में लेके गए थे। अगर बीबी मरियम इस वक्त सोच रही हैं कि ज़्यादती हो रही है, तो कोर्ट्स के दरवाजे तो खुले हैं, हम भी तो कोर्ट्स के दरवाजे और इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खटखटाते रहे, दे शुड गो देयर। पर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, इल्ज़ाम लगा के, हम तो जब इल्ज़ाम लगाते फिर कोर्ट में भी पहुँचते। अभी अगर टीपा की बात मैं आपसे कर रही हूँ ना, तो आपको सारा रिकॉर्ड में दे दूँगी, आप अपने पुराने रिकॉर्ड निकाल के भी देख लें कि कितनी दफ़ा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कितनी दफ़ा बात की। जी कोविड के ऊपर जो डेथ है वो इंक्रीज हो रही है इसमें। जी, आप आज नए एसओपीज भी आपने बना लिए हैं, अब इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप किस हद तक जाएंगे, और ये जो डेथ इंक्रीज होती जा रही है इसको कैसे कंट्रोल? देखिए मेरा ख्याल है जो आपने अगर प्रीवियस रिकॉर्ड से देखे ना, अगर खुदा न खास्ता केसेस ज़्यादा बढ़ गए
तो जिस तरह हम पहले लॉकडाउन की तरफ गए थे, हमें डर है कि ये ना हो हमें उस लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं सबको बार बार कहती हूँ कि अगर आप SOPs प्रैक्टिस करें तो हम इतने एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए हमें जो लॉकडाउन का है, वरना आपको पता है कि उसके अंदर मईशत का पहिया जो है उस पर अच्छा असर होगा, आपकी इकॉनमी पे असर होगा, लोगों की रोज़मर्रा की जो वो रिक्वायरमेंट्स है उस पर असर होगा। इसलिए बार बार इल्तिजा कर रहे हैं और मैंने तो कल भी अपने सारे प्रोग्राम्स के तहत अपोजिशन को कहा कि आप ज़रूर प्रोटेस्ट करें, बिकॉज मैं तो बिलीव करती हूँ प्रोटेस्ट में कि अगर आप सोचते हैं आपके साथ जाती हुई है आप प्रोटेस्ट ज़रूर करें, लेकिन अहम चीज़ है कि आप SOPs फॉलो करें। अगर खुदा न खास्ता ये फैल गया दोबारा तो कौन जिम्मेवार होगा? जिस तरह आप जब नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल में थे तो रोज़ाना हमारी जिम्मेवारी बनाते थे कि अगर इनको कुछ हो गया तो आप जिम्मेवार होंगे, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये जुलूस जलसा करेंगे और गुजरांवाले में अगर ये फैल गया ना तो आप जिम्मेवार होंगे। इसमें तो सिर्फ कोई एक हल चीज़ नहीं है ऐड ना कर कहने रहे हैं की। कि जब इनको नैब बुलाया जाता है सिर्फ 2 लोगों के सामने बैठ के तफ्तीश करनी है, उस वक्त कहते हैं कोरोना है हम बिल्कुल नहीं आ सकते, और आज कहते हैं कि जी हमने हज़ारों का जलसा करना है। करें, हम SOP दे सकते हैं, हम आपकी पॉलिटिकल गैदरिंग कभी नहीं रोक सकते, लेकिन हम बता सकते हैं ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। पहले ये मेट्रोपॉलिटन में थी इसकी स्प्रेड, इस तरह के काम करने से ये छोटे इलाकों में भी जा सकती है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है अगर आप अपने आप को पॉलिटिकल लीडर समझते हैं। अच्छा शहजाद साहब, आप इंटीरियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आप पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं कि इस वक्त जातीपुरा में जो कंटेनर्स पहुंचाए गए हैं और दीगर जो 2 इंटरचेंज है उसके करीब वहां पर भी कंटेनर इस वक्त मौजूद हैं, जो ट्रक ड्राइवर हैं उनका कहना है कि मुकामी पुलिस की जानिब से ला के हमें यहाँ पर खड़ा किया गया और चाबियाँ ले ली गई हैं, क्या कोई सेफ्टी मैयर्स की वजह से खड़ा किया जा रहा है या कोई हुकूमत का रोकने का प्लान है? नहीं, देखिए ये हुकूमत का प्लान तो आपको सूबाई हुकूमत या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बता सकती है, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है। आज अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ रास्ते, क्योंकि होता क्या है कि आपको रूट्स दिए जाते हैं, कौन से रूट्स इस्तेमाल करने हैं, बाकी शहरों की ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो। अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो भी रही है तो उस पे राय में हो रही होगी। सिंपल सी चीज़ है कि जो उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है उसके ऊपर जो रेलेवेंट अथॉरिटी है वो उनके साथ SOPs तय करे, वो उनको इजाज़त दे ना दे, ये उनका डोमेन है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस डोमेन में घुसना चाहिए। सर आखिरी सवाल कर लें, थक गए हम खड़े खड़े। साहब ये बताइएगा कि आपने ये ओवरऑल जो है वो कहा कि मरियम नवाज जो है शायद अपने वालिद की जमात, क्या प्लान है कि उसका जाने का या आप इजाज़त चल रही है? देखें 2 चीज़ें ना, एक तो इस वक्त आधा गुस्सा तो दूरी का है, क्योंकि ये तो जब फैटफ की लेजिस्लेशन हो रही थी और उस फैटफ की लेजिस्लेशन में जो ये अपना वो वोट कार्ड जो नंबर गेम थी पार्लियामान के अंदर उसको इस्तेमाल करते हुए वो हुकूमत से क्या चाह रहे थे। जिस NRO का जिक्र वज़ीर-ए-आज़म साहब करते हैं वो क्या NRO है? उस NRO की मुख्तलिफ चीज़ें थी। एक तो नैब के 38 शिकों में से 34 शिकों की इन राइटिंग उनकी अमेंडमेंट आ गई, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में से नैब का लफ्ज़ निकलवा देना और ये कह देना कि पॉलिटिकल जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। ये बेसिक उनकी थी ना। अब अगर देखा जाए तो इसका बेनिफिशरी कौन है? इसके बेनिफिशरी वही 2-4 बड़े केसेस वाले हैं जो इनके केसेस हैं। और उसके बाद दूसरी अंडरलाइन चीज़ क्या थी कि ये लंदन चली जाएँ और वहाँ बैठ के फिर ये सुकून से रहें। अब यहाँ पे देखिए इस वक्त सबसे बड़ा उनको मसला क्या है पाकिस्तान के अंदर, अवाम भी उनसे सवाल करती है। मुझे एक चीज़ का जवाब दे दें, ये 8 महीने किस लिए चुप रही हैं? अभी जो उन्होंने एक बड़ा फ्रेंडली किस्म का मैच खेला था एक इंटरव्यू का, मुझे तो उसमें पता नहीं चला कि वो क्यों उनकी ज़ुबान बंदी, ये तो नहीं था। उन्होंने मीडिया पे इल्ज़ाम लगा दिया। आप मुझे बात बताएं, जब भी किसी की ट्वीट होती है और मरियम जैसी की ट्वीट हो तो ये कुछ सवाल पैदा होता है कि आप लोग ना चलाएं? सवाल ही पैदा नहीं होता, आप मीडिया पे चलाते हैं क्योंकि वो न्यूज़ है। तो अपना इल्ज़ाम मीडिया पे दे देना जी कि उनकी वजह से मैं ज़बान बंदी थी, वो गलत थी। असल बात की तरफ आएँ। असल चीज़ ये थी कि फ्रॉम डे 1 आप NRO के पीछे पड़ी हुई थी, आपको NRO चाहिए था आपके जी। देखें NRO सिर्फ उनको एक जर्मनी तक जाने की कोई रिलैक्सेशन कोई चीज़ हो सकती है। मैं तो देखें मैं हमेशा नवाज शरीफ को वापस लाने की बात की, ला रहे बिल्कुल उसको तो वापस लेके मैं मरियम की ख्वाहिश बता रहा हूँ। मैं आपको अपनी ख्वाहिश भी बता दूं। एक सेकंड एक मिनट, हरगिज़ नहीं। एक बात सुने, मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ वापस आए और मैं रोज़ाना उनको मैसेज भी भेजती हूँ आपके ज़रिए कि आपकी तबीयत माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई है।
आप मेहरबानी करके वापस आएँ पाकिस्तान। आपकी पाकिस्तान में जिस तरह आपकी बेटी कह रही है सख्त ज़रूरत है, तशरीफ़ लाएँ आप वापस। हुआ क्या है कि आप बताते खुद कहती रही अभी ये कुछ होने वाला है कि बाकी बीमार है, बाद में आप मेरा ख्याल है ना मैं अपने किसी लफ्ज़ से मुड़ती हूँ। एक सेकंड, कल बड़ा क्लियरली क्या कि उनका इलाज हमने यहाँ इतना अच्छा किया था, उसका 8 हफ्ते में असर हुआ और वो माशाल्लाह ठीक हो गए। थैंक यू। थैंक यू जी। किसके खिलाफ फाइल करना है? मरियम को बुलाया जाएगा उसे? नहीं, वो देखिए जो बयान है हम तो नैब को दे रहे हैं ना, नैब बुलाए। जो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में भी हम रेफरेंस जी जी, वो किसके खिलाफ होगा? नहीं वो तो होगा ना जिन लोगों ने वायलेशन की है उनके खिलाफ। नहीं मसले सियासी क्या कमिश्नर लाहौर डिवीजन होगा उसमें, नहीं देखें, उस वक्त कमिश्नर लाहौर डिवीजन होगा, डीसी कमिश्नर टीपा वाले नेस्पाक वाले वो तो आएंगे जुडिशल में। नैब की इलेक्शन कमीशन में पार्टी आएगी। नहीं वो तो इलेक्शन में पार्टी आएगी नहीं ना। माजे ज़हूर और बिलाल यासीन मरियम नवाज कैंडिडेट थे, वो भी शामिल होंगे ज़ाहिर है इसमें। नहीं, मरियम तो नहीं। वालदा थी। मरियम के जरिए फंड करते हैं। बोलूँ PNN को मुबारक हो जी, आपने नया चैनल लॉन्च किया है, वेलकम टू द क्लब। अच्छा सर, दूसरा ये कहें कि अवाम की तवज्जो का मरकज़ होगा, अच्छी खबरें दिखाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि PNN एक बड़ा मुस्बत किरदार अदा करेगा और बेहतर और मुस्बत खबरें आवाम तक पहुँचाएगा। शुक्रिया। लगता है वहाँ पे मिलेंगे, हो गया ना? क्यों? ये भी साजिश थी दूर की। रास्ता दीजिएगा, रास्ता दे दे, रास्ता दे दे, प्लीज रास्ता दे दे। मेरा कोई होता क्या था, मैं तो सोच रहा हूँ दिन रश पड़ जाना, रास्ता दे दे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे बेहतर पर्सपेक्टिव